और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग। और यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने दुनिया भर से 50,000 करोड़ क्रिप्टो करेंसी और फॉरवर्ड करेंसी चुराई है। लेकिन अगर इतिहास पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो नॉर्थ कोरिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया के हैकिंग के कई ऐसे केसेस दुनिया के सामने आए हैं, जिसका शिकार 2018 में इंडियन कॉस्मोस बैंक भी हुआ है, जहाँ से हैकर्स ने पूरे 101 करोड़ चुराए थे। लेकिन ये सब अकेले करना नॉर्थ कोरिया के बस की बात नहीं है। इसमें उसकी मदद की थी चाइनीज़ हैकर ने। चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ अपने हैकर से लेकर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक शेयर करता है, जिसके दम पर नॉर्थ कोरिया आए दिन हर दूसरे देश को धमकी देता फिरता है। और इसी के खिलाफ इंडिया ने भी 2017 में वैंकूवर टॉक्स में अपनी आवाज़ उठाई थी। लेकिन इनकी पीछे का कारण सिर्फ ये धमकियाँ नहीं थी, बल्कि नॉर्थ कोरिया के पास एक ऐसी मिसाइल है, या फिर मैं कहूँ परमाणु मिसाइल, जिसकी रेंज यानी कि दूरी तक वो जा सकती है ना। नॉर्थ कोरिया में बैठे अपने मास्टरों के इशारों पर वो पूरी दुनिया को पल भर में मिटा सकती है। और नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ क्या करता है, ये तो आप डोनाल्ड ट्रंप को दी उनकी धमकियों से साफ देख सकते हो। 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 벌어보지 못합니다. 몬터 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단수가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것, 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다. तो अब सोचो, अगर कल को नॉर्थ कोरिया और इंडिया के बीच जंग हुई तो उसका दृश्य कैसा होगा। आखिर जीत किसकी होगी, इंडिया या फिर नॉर्थ कोरिया। वेल इन्हीं सारी सवालों को जवाब हम आज की इस वीडियो टाइटल में जानेंगे। व्हाट अ वॉर विथ नॉर्थ कोरिया वुड लुक लाइक। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ ये होगी ना, दोनों ही देश अपनी एलाई ढूंढेंगे जो इन जंग में उनका साथ देंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि टीम इंडिया का हिस्सा कौन कौन बनेगा। नंबर 1, यूएस इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज में से एक है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। वेल, यूएस इंडिया का बायलैटरल ट्रेड 11.16 लाख करोड़ का है, और सिर्फ 2020 में ही यूएस कॉलेजेस में भर्ती हुए इंडियन स्टूडेंट्स के थ्रू यूएस की इकोनॉमी में पूरे 60,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसे में क्यों यूएस नॉर्थ कोरिया का पक्ष लेगा? क्या उसे इंडिया का दिल दुखा के सारे इंडियन इन्वेस्टमेंट्स गंवाने हैं? स्पेशली जब नॉर्थ कोरिया बात बात पे यूएस को परमाणु बम की धमकियाँ देते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया और यूएस के खराब रिश्ते के कारण कोरिया का बंटवारा, उस समय साउथ कोरिया यूएस के कंट्रोल में था, और नॉर्थ कोरिया इंडिपेंडेंट होने के बावजूद रसिया और चाइना की बैकिंग में था, जिसके इन्फ्लुएंस से ऑब्वियसली वो भी एंटी अमेरिकन हो गया। और एक चीज़ ये है कि साउथ कोरिया में आज भी यूएस के 28,000 अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं, और यही बात किम जोंग उन को बहुत खटकती है कि कहीं यूएस साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पे इजीली हमला ना कर दे। नंबर 2, जापान। इंडिया इकनॉमी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जापान है, क्योंकि 2000 से 2019 के बीच में जापान का इंडिया में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरे 22 लाख करोड़ का था। वेल फ्रेंड्स, कमिंग बैक इन द टॉपिक, इंडिया और जापान इन दोनों की मिलिट्री टैक्टिक्स इतनी अच्छी है कि कई बार वो मालामाल मिलिट्री ड्रिल्स भी करते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंडियन ओशन में शांति बनाए रखना। इंडिया और जापान के रिश्ते बहुत पुराने हैं। इनफैक्ट इंडिया को आज़ादी मिलने पर उनको नेकराइज करने वाला सिर्फ एक देश था, जापान सबसे पहले था। इंडिया ने भी जापान पर 1951 सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगे हुए रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वेल, एक मिनट, जापान नॉर्थ कोरिया के खिलाफ क्यों जाएगा? इसका सबसे बड़ा कारण नॉर्थ कोरिया खुद है। नॉर्थ कोरिया 1977 से लेकर 1983 इन 6 सालों में कई जापानीज लोगों को अगवा किया, यानी कि किडनैप। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग भी जापान को एक बड़ा खतरा है। टेस्ट के दौरान टाइपोटेट 1, एक बैलिस्टिक मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया को पैसिफिक ओशन में लैंड करवाना था, वो नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर से लेके गया था। अब अगर गलती से भी 19-20 हो जाता तो जापान की बैंड बज जाती, और ये सब उसने किया विदाउट एनी परमिशन। तो दुश्मनी बिल्कुल जायज़ है, राइट। नंबर 3, फ्रांस। इस लिस्ट में हमने इंडिया को बेस्ट फ्रेंड को शामिल नहीं किया तो कैसे चलेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की बात हो या G8 में शामिल होने की, फ्रांस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट ही किया है, क्योंकि आज फ्रांस में स्थित इंडियन कंपनीज़ फ्रांस का पूरा 8.7 करोड़ का फ़ायदा करा रही है। वहीं फ्रांस इंडिया में 2.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करके इंडिया का 9th सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर बन चुका है। प्लस 2018 में साइन किए हुए इस एग्रीमेंट के अनुसार इंडियन और फ्रेंच नेवीज एक दूसरे के बेसिस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, नॉर्थ कोरिया को ना सपोर्ट करने के पीछे फ्रांस के कारण हो सकता है। वेल, कारण है
दरअसल एस्टोनिया और फ्रांस ही दो ऐसे यूरोपियन देश हैं जिनकी नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी किस्म के फ्रेंडली संबंध नहीं है। उल्टा नॉर्थ कोरिया के हर न्यूक्लियर टेस्ट में फ्रांस ने अपनी आवाज़ हर बार उठाई है। और दूसरी चीज़ ये भी है, फ्रांस यूएस का भी एलाय है जो वहीं पर जाता है जहाँ पे यूएस जाता है। नंबर 4 इज़राइल। और फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही है कि इंडिया और इज़राइल के संबंध बहुत गहरे हैं और इसका कारण ये है, जब ज्यूज़ को बेरहमी से मारा जा रहा था ना, तब उनका सहारा बन के इंडिया आगे आई थी। प्लस इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का सबसे बड़ा बायर है इंडिया, और इंडिया में रशिया के बाद मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश इजरायल। और 1999 से लेकर 2009 तक इसी लेन देन के पूरे 67,000 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन इजरायल और इंडिया के बीच के ये संबंध सिर्फ हथियारों के लेन तक ही सीमित नहीं है। जब 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक 40 सैनिक मारे गए थे, तब इजरायल ने इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। पर ये सपोर्ट एक तरफा नहीं था। यानी अप्रैल 2020 में जब पूरी दुनिया तो इंडिया खुद इस पैंडेमिक से जूझ रही थी, तब इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन क्लोरोन और क्लोरोक्विनोन जैसी दवाइयों का पूरा 5 टन इजरायल को भेजा था मदद के तौर पे। अब इजरायल नॉर्थ कोरिया के जानी दुश्मन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने 1981 के पैलेस्टीन गल्फ वॉर के दौरान ईरान को आर्म्स और एविडेंस सप्लाई करके उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, और इस बात का गुस्सा उन्हें आज तक सताता है इजरायलीज़ को। अब भाई लोग, हमने बहुत जान लिया टीम इंडिया के बारे में, अब ज़रा जानते हैं टीम नॉर्थ कोरिया के बारे में। नंबर 1 चाइना। नॉर्थ कोरिया चाइना का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, और इसकी वजह नॉर्थ कोरिया की इकनॉमी है, और इसी की वजह से नॉर्थ कोरिया की इकनॉमी भी चलती है, क्योंकि लिटरली नॉर्थ कोरिया का 90% से भी ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ ही होता है। और नॉर्थ कोरिया की दूसरी आर्थिक मदद चाइना के आधे पूरे फॉरेन पेड के कारण होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चाइना भी इस जंग में नॉर्थ कोरिया का साथ देगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके पास 2 कारण हैं। पहला, इस जंग में चाइना के 2 सबसे बड़े दुश्मन शामिल होंगे, इंडिया और यूएस। और अगर इंडिया जीत जाता है तो कमज़ोर नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया मिलकर एक यूनिफाइड कोरिया बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चाइना की प्रॉब्लम ये है, साउथ कोरिया में यूएस के काफ़ी सैनिक है, तो इसलिए अगर इंडिया और यूएस जीतता है तो चाइना के बॉर्डर पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन यूएस दस्तक दे सकता है, जो ऑफकोर्स उसे होने नहीं देगा। चाइना का इसमें इन्वॉल्व होने का दूसरा इलाज ये है कि अगर इंडिया हारता है तो चाइना के लिए इंडिया की काफ़ी सारी टेरिटरी पर कब्ज़ा करना और आसान हो जाएगा। इंडिया क्या, चाइना और नॉर्थ कोरिया अगर जीत जाते हैं तो आपस के छोटे छोटे कंट्रीज जैसे ताइवान, फिलीपींस पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलाय है चाइना, और फिलहाल पाकिस्तान ने चाइना को पूरे 1.8 लाख करोड़ का कर्ज चुकाना है। और अगर चाइना किसी जंग में शामिल है और ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाती है, तो पाकिस्तान भी चाइना की तरफ से जंग में उतरेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया के खिलाफ जंग हो रही है और पाकिस्तान तो नहीं उतरेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान इस पर अपना दूसरा फ़ायदा देख सकता है, कश्मीर को पाना। अगर इंडिया इस जंग में हार जाता है तो पाकिस्तान को पूरा कश्मीर मिल जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दी है, जिससे ये साबित होता है कि उसके नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध कितने अच्छे हैं। नंबर 3 ईरान। दिसंबर 2009 में थाईलैंड नॉर्थ कोरिया से जा रहे एक नॉर्थ कोरियन शिप को पकड़ा गया था, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स और सर्विस टू एयर मिसाइल्स पार्ट्स थे। जिसके बाद लोगों का अंदाज क्लियर हो गया कि नॉर्थ कोरिया ने 1980 के इराक वॉर में ईरान को हथियार सप्लाई किए थे। लेकिन आज चीज़ें हथियार सप्लाई करने तक ही नहीं बची। 2012 में दोनों ने एक साइंटिफिक कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया था, जो पूरी दुनिया के सबसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने का पैक्ट है। सो कल को अगर जंग हुआ तो ईरान अपने फेवरेट वेपन डीलर का साथ ही लेगा। नंबर 4 सीरिया। सीरिया और नॉर्थ कोरिया के करीब 20 रिश्तों की शुरुआत होती है करीब 1960s में इजराइल सीरिया के बीच जंग से, जब नॉर्थ कोरिया ने सीरिया को मिलिट्री सिटीजन्स प्रोवाइड किया था। और बस यही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने ईस्टर्न सीरिया प्लूटोनियम रिएक्शन बनाने के लिए मदद की थी। और इन्हीं रिश्तों को मजबूत करने के लिए और दोनों ही देशों ने एक दूसरे की एम्बेसीज अपने यहाँ पर रखी है। यूएस ने अपने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया सीरिया को केमिकल वेपन बनाने में मदद कर रहा है, और ये काफ़ी अलाविक सिचुएशन था। सो ये तो हो गए एलाइज। लेकिन अगर ये जंग हुई तो इंडिया या नॉर्थ कोरिया में से कौन जीतेगा? सबसे पहले तो दोनों दूसरे को डिफेंड बजट को कंपेयर करते हैं। इंडिया 4.5 लाख करोड़, नॉर्थ कोरिया सिर्फ और सिर्फ 1.2 लाख करोड़। और वहीं इंडिया की मिलिट्री स्टैंड है 35 लाख और नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री स्टैंड है 8 लाख। तो अगर ऐसे में 2-2 हाथ हुआ तो इंडिया चुटकी में जीत जाएगा। लेकिन एक मिनट, हथियारों को कंपेयर करना भी बाकी है। वैसे नॉर्थ कोरिया का हथियार जिसे इंडिया में सबसे ज़्यादा
घबराना चाहिए, जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM यानी एसोंग-15, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है, क्योंकि इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर, जिसका मतलब ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकता है पिन पॉइंट लोकेशन के साथ। ये पल भर में भी इंडिया के किसी भी शहर को राख में तब्दील कर सकता है। बस किम जोंग मोटू अंकल को नॉर्थ कोरिया में बैठ के बटन दबाना है। इसके अलावा एक चीज़ है जो इंडिया को घाटे में डाल सकती है, वो है इंडिया का लंबा समुद्री तट। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास 80 सबमरीन्स हैं और 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स, तो वो इंडिया को थ्रू वाटर्स अटैक कर सकते हैं। और वही डिफेंस में इंडिया के पास 18 सबमरीन्स और 290 रॉकेट लॉन्चर्स। लेकिन इंडिया की नेवी फोर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 15 फ्रिगेट्स है, 20 कॉर्वेट्स हैं और 11 डिस्ट्रॉयर जैसे नेवल एडेट्स है, जो नॉर्थ कोरिया के पास ना के बराबर है। प्लस इंडिया का ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल दुश्मन की ज़्यादातर मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर देता है। और अभी कंपैरिजन देख, अब तक की टक्कर अच्छी खासी लग रही है। दोनों में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन इंडिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एज वी नो हमारे किम जोंग उंग भैया दुनिया से सच थोड़ी ना कहते हैं। ये जो हथियारों की गिनती है ना, ये कितनी सच है और कितनी झूठ, ये कोई नहीं जानता। प्लस जिस देश में हर वक्त भुखमरी चल रही हो, तो उसके 18 लाख सैनिक भी आखिर कितना ही लड़ लेंगे। पर एक चीज़ को तय है, अगर ये जंग हुई तो नुकसान दोनों का होगा या फिर शायद पूरी दुनिया का। क्योंकि अगर ये जंग होती है तो ये दोनों देशों के बीच ही नहीं, इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी, उसके एलाई भी बीच में टपक पड़ेंगे और वहाँ से ये बढ़ने लगेगा। और जब बड़े बड़े देश जंग में आने लगेंगे, जो वो चीज़ हो सकती है जिससे पूरी दुनिया डर रही है, वर्ल्ड वॉर 3। अब सिर्फ हम सभी जानते हैं सिर्फ 2 एटॉमिक बम से हिरोशिमा और नागासाकी जो ड्रॉप किए गए थे, उससे क्या हश्र हुआ था। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ ना, तब एटम बम नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल होगा। और सिर्फ एक 300 किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब काफ़ी है 126 किलोमीटर तक तबाही फैलाने के लिए, 70% लोगों को मारने के लिए। पर ये तो सिर्फ एक बम की बात है। आज जैसे इंसान को पिघलाने वाले 14,000 बम दुनिया में मौजूद है, जिसमें से इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर वेपन और नॉर्थ कोरिया के पास 30 है। और इंडिया के पास जो अग्नि 5 मिसाइल है, वो 1500 किलो की एक ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ 5 से 10 मिनट में नॉर्थ कोरिया के पूरे 8,000 किलोमीटर के एरिया को राख बना सकती है। तो अब सोचो, अगर इंडिया ने 5 ऐसी मिसाइल छोड़ दिए तो नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने हम पे मिसाइल हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा? वैसे अच्छी बात तो यह है कि हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बचा लेगा, क्योंकि वो उसे ज़मीन में गिरने से पहले ही डिसेप्ट कर लेगा और इंडिया का शायद मौका मिल जाए इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर सके। ऐसे में भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिड यू नो न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर कुछ फट गए ना, तो आइस एज की भी शुरुआत हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया का अंत करीब आ जाएगा। और ये कैसे हो सकता है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो चलो अब सोचते हैं नॉर्थ कोरिया और इंडिया के बीच जंग आखिर कैसे हो सकती है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि ये जंग बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होगी ऑब्वियसली। पर आखिर क्यों? वेल, यू विल एक्चुअली बी सरप्राइज टू बी नो कि 2013 में इंडिया नॉर्थ कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। और तो और दिल्ली और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल ओंगयांग में दोनों देशों ने अपनी अपनी एम्बेसीज खोल रखी हैं। दरअसल इंडिया और नॉर्थ कोरिया रिश्तेदार हैं, इनके रिश्ते से चलते आ रहे हैं और इन अच्छे रिश्तों का बीज तो कई सदियों पहले से ही बोया गया था कोरिया की रानी ह्यू वैंग ओक द्वारा, जिसकी पैदाइश दरअसल क्वाइट सरप्राइज अयोध्या की है। इनफैक्ट वो अयोध्या की राजकुमारी भी थी, जिसे बरकरार रखने के लिए इंडिया ने कई बार भूखमरी के तौर पे नॉर्थ कोरिया को सप्लाई खाना किया है, जिसके सामने नॉर्थ कोरिया ने भी 2004 में इंडिया में सुनामी के दौरान भारतीयों की मदद के लिए पूरे 22 लाख डोनेशन दिया था। आई नो अमाउंट कम है, बट कौन दे रहा है पर वो भी देखो ना भाई। और रिसेंटली 2020 के पैंडेमिक के बाद UN के कहने पर इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ कोरिया को पूरे $1 मिलियन की मदद की थी। इन्हीं अच्छे रिश्तों के चलते किम जोंग उन ने ये वादा किया है कि नॉर्थ कोरिया से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किम जोंग उन की बातों पर आखिरकार इंडिया कितना भरोसा कर सकता है? जो देश इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन को इस कदर पब्लिक ही सपोर्ट करता है, क्या वो असल में इंडिया का दोस्त बन सकता है? आपकी इस पे क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर ठोकना और शेयर करना। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपलोड आप मिस न कर सको। एंड ऑफ द एंड, जय हिंद।